नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां धूमधाम के साथ मनाया गया सुहाग का पर्व, कहां वन पट्टा नहीं मिलने से नाराज ग्रामवासियों ने कलेक्टर को दिया आवेदन। साथ ही जानेंगे कि कहां विद्युत विभाग के सघन चेकिंग अभियान से बकायेदारों में मचा हड़कंप। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर में आईपीएस अजीत सिन्हा ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि अपराधियों में हर हाल में पुलिस का भय होगा। आम जनता को थाना स्तर पर ही न्याय दिलाने का मेरा पूरा प्रयास होगा। माफियाओं से संपर्क रखने वाले जवानों की विभाग में जरूरत नहीं है। अपराध रोकने के साथ ही कमजोर वर्ग व महिलाओं को न्याय दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। नए कप्तान ने कहा कि हमारी प्राथमिकता व्यक्ति और उसकी संपत्ति की रक्षा करना होगा। उन्होंने अधीनस्थों से कहा कि शासन की प्राथमिकताओं को समझे और ईमानदारी से कार्य करें। सर, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? पीड़ित के साथ न्याय, कानून का पालन, सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन की व्यवस्था, यही प्राथमिकता है। कई पुलिसकर्मी हैं विभिन्न थाना में जिनके ऊपर जांच चल रही है, लेकिन एक पक्षीय उनका समाधान कर दिया गया। तो आपको लगता है इससे जनता को न्याय मिलेगा? नहीं, जनता के न्याय के आड़े कोई नहीं आ सकता, स्वयं मैं नहीं आ सकता। जो न्याय का उद्देश्य है, जो न्याय प्राप्त करना है जिसको, उसको न्याय मिलेगा। उसके आड़े मैं या मेरा महकमा का कोई भी आदमी नहीं आ सकता। जो तर्कसंगत है, न्याय संगत है, वो जरूर होगा। जो थाने का प्रमाइसेस है, मैंने ये देखा है कि वहाँ पर पत्रकारों और कुछ विशेष लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया ऑफ द रिकॉर्ड कि उनको नहीं आना है। तो अगर वो नहीं आएंगे तो जनता की बात कैसे पहुँचेंगे? नहीं, पत्रकार अगर समाचार के लिए आते हैं, सूचना देने के लिए आते हैं तो बिल्कुल स्वागत है उनका। अन्य किसी कारणों से पत्रकारिता दूषित होती है, इसलिए उन पत्रकारों के लिए अगर कोई बात हो रही है तो मैं उसमें अभी कमेंट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी आया हूं। लेकिन सारे पत्रकारों का स्वागत है। मेरे यहाँ भी, मेरे हर थाने में हमारे हर क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी के यहाँ स्वागत है। आपका एक मीडिया सेल है जिसमें आधे पत्रकारों को अभी तक नहीं जोड़ा गया है, भेदभाव करते हुए। नहीं, हम यहाँ के पत्रकार एसोसिएशन से ये डिमांड करेंगे कि आप हमको सारे वो नंबर दीजिए जिससे मीडिया से हम जोड़ दें। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। वट सावित्री पूजा, जिसे सुहाग का पर्व माना जाता है, औरंगाबाद में बड़ी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया गया। महिलाओं का दल आज सुबह से उत्साहित दिखा। सुहागिन 16 श्रृंगार में सजे हुए अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए गंतव्य स्थान पहुंचकर अपने सुहाग को बनाए रखने की कामना करती नजर आए। बालों में वट वृक्ष के पत्ते लगाकर और वट वृक्ष में धागा बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए महिलाएं नजर आए। हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र और खुशनुमा पल आज के दिन होता है। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के जिला संयोजक सुमन अग्रवाल, नीतू सिंह, रीना सिंह, रानी पांडे आदि सहेलियों के साथ पूजा में भाग लेने पहुंची। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोना के ग्रामवासी द्वारा वन पट्टा हेतु फॉर्म जमा किया गया था, किंतु आज पर्यटन तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई। वन पट्टा न मिलने से गांव में बैठक करके जिला मुख्यालय पहुंचकर गरियाबंद कलेक्टर नम्रता गांधी को आवेदन दिया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी हम लोग दे रहे हैं। वहीं वर्ष 1955-56 से ग्राम शुक्ला भाटा में निवास करते आ रहे हैं और कुछ किसानों को शासन के द्वारा राजस्व पट्टा दिया गया था, किंतु वर्ष 1983-84 में ग्राम शुक्ला भाटा को वन ग्राम घोषित कर दिया गया। जो किसानों को राजस्व पट्टा मिला था उसे भी वन पट्टा में परिवर्तन कर दिया गया। उसके बाद गांव के कोई भी किसानों को पट्टा नहीं दिया गया। तब से शासन के द्वारा वन अधिकार मान्यता के तहत 2000 के पूर्व काबिज किसानों को पट्टा मिलना है। वहीं आवेदन करते आ रहे हैं। आवेदनों का जनपद स्तर पर कोई भी फैसला नहीं किया जा रहा है। ग्राम शुक्ला भाटा, ग्राम पंचायत गोना, विकासखंड मैनपुर, जिला गरियाबंद से आया हूं और यहां पर हम लोग पूरा ग्रामवासी वन अधिकार पट्टा के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। वहां आवेदन अभी तक अप्राप्त है, हमें पट्टा नहीं मिला है। फिर 2019 में हम आवेदन किए। 2019 में आवेदन करने के बाद अभी हमको ग्राम सभा के माध्यम से बुलाया गया वहाँ। फिर हमको बताया कि आपका जो आवेदन है निरस्त है, अपात्र हो आप। तो हम पूछे उसको कि अपात्र कारण क्या है, तो अपात्र इसीलिए है कि आपका दस्तावेज नहीं है, आपका साक्ष्य नहीं है। तो हम पूछे कि हमारा आवेदन पूरा कहाँ है, तो लोग केवल 2 पत्ता ही दिए। तो हम कारण पूछे कि 2 पत्ता क्यों दिए, हम तो पूरा दस्तावेज जमा किए थे। फिर उस आवेदन को अपात्र क्यों हुआ? फिर गलती किसका मानते हो आप? हम तो मानते हैं कि जो
जिसके माध्यम से हम जमा किए थे। कौन? सचिव को हम पंचायत को गलत मानते थे हम। बोल दिया। अब उसमें सीधे सीधे बात हो तो जैसे फॉरेस्ट वाले थे वन विभाग, उन्होंने सभी जीपीएस के माध्यम से सर्वे किए थे और नक्शा कटा था उसमें, वो भी चस्पा किए थे। तो हम उसको मानते हैं, कई आवेदन में वो भी है, साक्ष्य है। तो अभी जो आवेदन दस्तावेज साथ जमा किए थे तो दस्तावेज साथ वापस होना था, लेकिन अब उसमें जनपद को मानते हैं। अब पंचायत वाले बोलते हैं कि जनपद हम लेकर जमा किए थे, अब जमा करने के बाद वहीं से वापस आ गया है। तो ये सूची है जिला पंचायत का, बताते हैं। ठीक है, हम चल जाते हैं, पूछते हैं कि जिला पंचायत से क्यों वापस आया है। ग्राम सुखला भाटा से हैं, ग्राम पंचायत गोना से हैं। अब ग्राम गोना में 2055-56 से निवासरत हैं किसान लोग, लेकिन उस समय से पट्टा सिर्फ ना राजस्व पट्टा 5 जने को मिला। उसके बाद फिर 67-68 में उसको 1 ग्राम घोषित कर दिए शुक्ला भाटा को। उसके बाद एक भी किसान को पट्टा नहीं मिला। जब से शासन के द्वारा 2005 से पूरा काबिज आदिवासी किसानों को पट्टा दे रहे थे, उस समय से पहला चरण में आवेदन किए, दूसरा चरण में किए, लेकिन पूरा आवेदन को जनपद स्तर पहुंचने के बाद पूरा आवेदन को इधर उधर कर दिए। आज तक पट्टा नहीं मिला नहीं। उसके बाद फिर पूरा नया सिरे से 2019 में हमने आवेदन किए और पंचायत में जमा किए। पंचायत में जमा करने के बाद फिर पंचायत वाले प्रस्ताव करके फिर जनपद में दिए। जनपद में दिए 2019 में, उसके बाद पूरा आवेदन जनपद में रहा। और अभी 22/5/2022 को आवेदन को पुनः फिर वापस कर दिए पंचायत को। तो उसमें ना कई दस्तावेज को फाड़ दिए हैं, कई दस्तावेज मिला नहीं है। इसके संबंध में गांव स्तर पे पहले बैठक रखे, समस्या को रखे, उसके बाद चर्चा किया कि क्यों नहीं समस्या को कलेक्टर महोदय जी को जाके बताएं जन चौपाल में। इसलिए हम लोग आए हैं और कब्जा के आधार पर कम से कम हम लोगों किसान लोगों को पट्टा मिलना चाहिए। क्या नाम? गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। सामाजिक सम्मेलन एवं गोष्ठी पर उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष प्रभुनाथ चौहान ने कहा कि चौहान समाज का उत्थान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बताए मार्ग पर चलने से ही हो सकता है। उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है कि चौहान समाज एक राष्ट्रवादी जात है और भारतीय संस्कृति के मूल वाहक जिसको मान लीजिए। और निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि भाजपा की घोर समर्थक, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी होने के कारण इस समाज के लोग 90% से लगाए 100% वोटिंग बीजेपी के पक्ष में करते हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारा इतिहास आप देखे होंगे, विदेशी आक्रांता कह सकते हैं या ये कहते हैं मुगल आक्रांताओं के खिलाफ जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, निश्चित तौर पर किसी भी विदेशी आक्रांता को यहाँ पर ठहरने नहीं दिया। आज हम पूरी दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। पूरी दुनिया से बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, भुखमरी खत्म करना चाहते हैं, अंतिम व्यक्ति तक व्यवस्था पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो वोट तो हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया चुनाव बीत गया, हमारे समाज के लोग, हमारे बिरादरी के लोग मजदूरी तो करते हैं, लेकिन मजदूरी मांगने से कतराते बहुत हैं। एक बार जाते हैं, दोबारा फिर मजदूरी मांगने नहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो चुनाव बीत गया, अब इनको एक बार बुलाऊं और बात करूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं, तो संगठन का भी चुनाव आने वाला है और इधर जो है सत्ता में भी हम हैं, इसका लाभ भी जनता को मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं इस पिछड़ा समाज के लोग जो राजनैतिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप से इनकी चेतना नहीं है, वोट तो करते हैं बीजेपी के पक्ष में, लेकिन उसकी योजनाओं का लाभ और उसमें जो भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए उसमें भागीदार नहीं बन पाते हैं। तो इस सम्मेलन की, इस गोष्ठी के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा, बात करूंगा कि आप काम तो करते हो, लेकिन निश्चित तौर पर जो आपको हक मिलना चाहिए उसके लिए भी संघर्ष करते रहना चाहिए। सत्ता और संगठन में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करना है तो आपको निश्चित तौर पर आगे बढ़ कर के काम करना पड़ेगा। और आगे काफ़ी लंबे कालखंड तक भाजपा की सरकार रहनी है, तो आपको निश्चित वह लाभ से वंचित नहीं रहना है। तो लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सोनवर्षा राज थाना के काशनगर ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लोडेड देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उक्त बात काशनगर ओपी अध्यक्ष अरमोद कुमार ने बताया कि रविवार के दोपहर गुप्त सूचना के आधार पर खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के मालीगांव निवासी हिटलर कुमार को माली चौक खाड़ा मुख्य मार्ग के फतेहपुर गांव स्थित पुल के पास लोडेड देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। आगे सुनते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। लम्बुआ कस्बे में विद्युत विभाग के सघन चेकिंग अभियान से बकायेदारों में मचा हड़कंप। सुल्तानपुर लम्बुआ कस्बे में 3 दिनों से विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की चेकिंग अभियान से बकायेदारों में मचा हड़कंप। 3 दिनों में बिजली विभाग ने कई लाख रुपए वसूले। शासन की मंशा के अनुरूप विद्युत विभाग द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में विद्युत सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है कि 5,000 रुपए से अधिक के बकायेदारों से विद्युत बिल की वसूली की जाए। आदेश का पालन करने के लिए एक्सीएन यदवेंद्र यादव, एसडीओ सौरभ उपाध्याय, जेई हरीश मिश्रा के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम नगर पंचायत लम्बुआ में 3 दिनों से सघन चेकिंग अभियान चला रही है। अभियान तो ये हमारा पूरे महीने का रहता है, लेकिन पिछले विगत 3 दिनों से लम्बुआ टाउन के लिए लगातार कॉम्बिंग का अभियान चल रहा है, जिसमें जो भी 5,000 से ऊपर के हमारे बकायेदार हैं और जो बड़े बकायेदार हैं उन पे प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें बहुत सारे कनेक्शन ऐसे भी पकड़े गए जिन्होंने घरेलू कनेक्शन लेके वो कमर्शियल का उपभोग कर रहे थे, उनके लिए असेसमेंट की प्रक्रिया की गई है। जो चोरी के कनेक्शन हैं उनके लिए एफआईआर कराया जा रहा है, और जो बड़े बकायेदार हैं या तो उनको ये सुविधा दी जा रही है कि वो अपना 50% 60% अपना आधा बकाया जमा करके रेस्ट बकाया अपना अगले महीनों में जमा कर ले, या तो पूर्ण बकाये का भुगतान कर ले, जिनके पास जैसे अवेलेबिलिटी हो। क्योंकि शासन के मंशा अनुरूप जब बिजली का हम लगातार प्रवाह तभी कर पाएंगे जब तक शासन के पास उसका पैसा ना जाए। जब तक बिजली के बिल लोग रेगुलर ना जमा करें तो यह संभव नहीं हो पाएगा कि जनता को बिजली दी जा पाए। इसलिए यह काम रेगुलर कराया जा रहा है और आने वाले समय में ये काम रेगुलर चलता रहेगा। सर उपभोक्ताओं में एक बड़ी शिकायत निकल के आ रही है मीटर रीडर की तरफ से, और जो कि उनके विद्युत जो मीटर रीडर है वो आए दिन उनके साथ उनके धोखाधड़ी होती है, इससे क्या कहेंगे? जो विद्युत में मीटर की वजह से अगर जिनको भी जो भी समस्या है, या जहाँ पे भी हम लोग चेकिंग करते हैं या फिर हमारे संविदा के लोग रहते हैं, उनके थ्रू ये मैसेज जरूर भिजवा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना फूलपुर में अपनी ही पुत्री की हत्या कर पुलिस को गुमराह करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 16 मई को वादी महेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय बाबूराम ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि वादी की पुत्री रंजना द्वारा फांसी लगा ली गई है। इसी संबंध में थाना स्थानीय पर इत्तेफाकिया दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाने से होना पाया गया। जाँच के क्रम में पता चला कि मृतका रंजना की शादी 3 माह पहले बलीराम यादव निवासी ग्राम बसई अशरफपुर पोस्ट गोहाना थाना पवई जिला आजमगढ़ के साथ हुई थी। रंजना की मानसिक स्थिति सही न होने के कारण कुछ दिन बाद उसके ससुराल वालों द्वारा मृतका रंजना को दवा इलाज हेतु उसके मायके छोड़ दिया गया था, जिसके बाद से पिता द्वारा मृतका रंजना उसके मामा के घर भेज दिया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद 13 मई को उसके पिता महेंद्र यादव द्वारा उसके ससुराली जनों से समझौता कर अपनी छोटी पुत्री अंजना यादव से उसके पति बलराम यादव के साथ शादी कर दी गई। इसके बाद जब मृतका रंजना अपने घर ग्राम सैदपुर आई तो उसको आसपास के लोगों से पता चला कि उसकी बहन की शादी उसके पति के साथ कर दी गई। तब से वो और अधिक परेशान रहने लगी। इसी बात को लेकर 16 मई को रंजना अपने पिता से बहस कर रही थी कि गुस्से में आकर उसके पिता द्वारा उसे धक्का दिया गया और धक्का खाकर तख्त पर गिर पड़ी। उसी दौरान उसके पिता महेंद्र यादव द्वारा गला दबाकर अपनी ही पुत्री की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। दिनांक 16/5/22 को श्री महेंद्र यादव जो सैदपुर थाना फूलपुर के निवासी हैं द्वारा थाना फूलपुर पर यह सूचना दी गई कि उनकी लड़की रंजना यादव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उस सूचना पर पुलिस द्वारा इत्तफाकिया रिपोर्ट अंकित करते हुए नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया गया कि उसकी
हत्या की गई है तथा उसका गला दबाया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर इंस्पेक्टर फूलपुर द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। उनके विवेचन से यह बात प्रकाश में आई कि लगभग 3 माह पहले मृतका रंजना की शादी बलराम यादव, जो बसई अशरफपुर थाना पवई का निवासी है, के साथ हुई थी। ससुराली जनों द्वारा पाया गया कि मृतका रंजना की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाद इन लोगों द्वारा उसे मायके पहुंचा दिया गया तथा मृतका के पिता द्वारा उसे अपने मामा के घर भेज दिया गया। इसी बीच दोनों पक्षों के मध्य समझौता होने के आधार पर मृतका की छोटी बहन की शादी बलराम यादव से कर दी गई। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जिला गरियाबंद में शांति सुरक्षा यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला गरियाबंद के पुलिस कप्तान जीआर ठाकुर के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद पुष्पेंद्र नायक के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करने के साथ ही थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। इसी कड़ी में 29 मई को थाना सिटी कोतवाल गरियाबंद द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की गई। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक धारदार हथियार लेकर लहरा रहा है कि सूचना पर तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही युवक को हिरासत में लेकर चेकिंग करने पर आरोपी हरीश सिन्हा को धर दबोचा, जिसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। रविवार की रात को मैगलगंज थाना क्षेत्र के पिपरी अजीज गांव में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। पिपरी निवासी विमलेश कुमार पुत्र स्वर्गीय राम कुमार सहित 2 लोगों के घरों को चोरों ने निशाना बनाया। विमलेश कुमार ने बताया कि एक सोने का हार, 5 अंगूठी, मांगबेदी, कुंडल सहित लगभग 6 लाख के जेवर सहित लगभग 25,000 की नकदी और कीमती कपड़ों और बर्तनों की चोरी हुई है। विमलेश के पड़ोस में रहने वाले मनोज कुमार और विनोद पुत्र इतवारी लाल के घर में भी चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया, तो दूसरी ओर लक्ष्मण उर्फ पट्टे पुत्र कन्हैया लाल के घर में भी चोरी का प्रयास किया। चोर किस तरीके से घर में दाखिल हुए ये अभी तक पता नहीं लग पाया। मकान के पीछे खेत में बक्से और अन्य चीजों में रखे कपड़े बिखरे मिले। सुबह जब विमलेश की नींद खुली तब घर में पता चला कि चोरी हो गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और जल्द ही चोरी की खुलासा करने का आश्वासन दिया है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। रतलाम जिले की तहसील आलौट के जीवनगढ़ में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले घायल आरोपी को इंदौर रेफर किया गया। बता दें कि जिले की तहसील आलौट के समीपस्थ जीवनगढ़ में घर में घुसकर डकैती के इरादे से घुसे 5-6 युवकों द्वारा मारपीट कर 93,000 की नकदी चोरी की गई थी, जिसने भागते समय उज्जैन निवासी साहिल पिता बादर पारदी छत से कूदने से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा फरियादी भरत सिंह, पिता पूर्व सिंह, उसके भाई व बेटे के साथ ही आरोपी साहिल को सिविल हॉस्पिटल आलौट लेकर पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे रतलाम रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में हालत गंभीर होने पर उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी BL बाबर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार लूट के आरोपियों का फिलहाल पता नहीं अभी चल पाया है। साहिल की हालत गंभीर होने से वो अचेत अवस्था में है। सर, क्या मामला है ग्राम जीवनगढ़ का जो इतनी भीड़ है उसी थाने में लगी हुई है? आज रात्रि करीब 3-3:30 बजे की बात है। भारत सिंह पिता पूर्व सिंह कछावा राजपुर जीवनगढ़ के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ रात में सो रहे थे। रात को करीब 3 बजे करीब उनको उनके ऊपर मंजिल, जो घर की जो ऊपरी वाली मंजिल है, उस पर कमरे में सो रहे थे, तो उनको कोई खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, कुछ तोड़ फोड़ हो रही है इस बात की आवाज़ आई, तो ये एकदम इनकी नींद खुली। तो 6-7 लोग उनके जहाँ ये सो रहे थे वहाँ पर 6-7 लोग खड़े थे, और जब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो, तो इस बात को लेकर इन्होंने आपस में एकदम उस पर वार कर दिया और इनके साथ में मारपीट हो गई। और इनके भाई जो शंकर सिंह है उनके साथ में वो भी आ गए, तो इनके साथ। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
रोहतास जिले के करगहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पति पक्का मकान बनाने का सपना सजा रहा था। पत्नी के बैंक अकाउंट में इसकी पहली किस्त भी आ गई, पर पति का सपना तब टूट गया जब उसे ये पता चला कि पत्नी उन रुपए और अपने 2 बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ भाग चुकी है। घटना 1 माह पूर्व की है। रिश्तेदारी में खोजबीन करने के बाद थक हार कर पति ने करगहर थाने में पहुंचकर रविवार को आवेदन दिया। प्रखंड के ग्राम पंचायत करगहर गाँव के तुलसी राम की पत्नी इंद्री देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी के रूप में चयनित किया गया था। उसके खाते में आवास योजना का प्रथम किस्त 45,000 रुपए पहुंचा था। इसी बीच इंद्री देवी अपने प्रेमी पिंटू राम के साथ अपने 2 बच्चों को लेकर फरार हो गए। हालांकि पिंटू भी शादीशुदा और उसके भी 2 बच्चे हैं। क्या समस्या है, क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत हुआ है कि सर हम तो सोच रहे हैं कि मान लिया इतना दिन हो गया, अब उसे बाल बच्चा लेकर थोड़ा घर पर आ जाए। क्या हुआ है? हमारा तो परेशानी उसी का है कि उसे कुछ ना बोले है ना मार है, किसी चला गया, मेरा मालूम मेरा कह कर नहीं गया है। कितना दिन से? आज 1 महीना 7 दिन हो गया। 1 महीना 7 दिन हो गया। पूरा गांव हम ढूंढ लिए हैं। हाँ। ढूंढ कर थाना पर सूचना तक दे दिए हैं। ढूंढ के परेशान होकर जाकर थाना पर मजबूर होकर हम साइन उनका कुल दे दिए हैं। हाँ। क्या पत्नी गई है? पत्नी गए है। क्या नाम है पत्नी हमारा का? पत्नी का नाम है इंद्री देवी। अच्छा, बच्चा भी ले गई है क्या? बच्चा ले गए 4 बच्चा। 4 बच्चे। एक बच्चा के नाम है, बड़का लड़के का नाम है प्रमोद राम। हाँ। बड़ी लड़की के नाम है राजनंदिनी। हाँ। एक लड़का का है प्रियांशु राम। हाँ। छोटी लड़की के नाम है छठी राम। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम है इंद्री देवी। अच्छा, कहाँ कैसे चली गई? पता नहीं कैसे, हमारा से कह कर नहीं गया। हाँ। हम गए हैं देहात में पेंट करने के लिए। हाँ। मम्मी से बोले कि मम्मी लड़की के बना कर खिलाना, हम 12 बजे आएंगे। हम 12 बजे जब आ गए घर न, तो मम्मी बोले कि लड़की लेकर चला गया, इसीलिए हम मजबूर। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।